नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। मैं हूं अजय मिश्र। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में मलेशिया के लिए होंगे रवाना। अपने समकक्ष के साथ करेंगे मुलाकात। भारतीय समुदाय और टॉप बिजनेस लीडर्स से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री। भारत अमेरिका इंटरिम ट्रेड डील की प्रधानमंत्री मोदी ने की सराहना। कहा, मेहनती किसानों, उद्यमियों और मछुआरों को होगा फायदा। मेक इन इंडिया को मिलेगी मजबूती। इस्लामाबाद में मस्जिद पर आत्मघाती हमले की भारत ने की कड़ी निंदा। कहा, अपनी समस्याओं को गंभीरता से ले पड़ोसी देश। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव गिरफ्तार। करीब 35 साल पुराने केस में जमानत रद्द होने के बाद देर रात हुई गिरफ्तारी। समर्थकों ने किया हंगामा। और अंडर 19 क्रिकेट में वर्ल्ड चैंपियन बनी टीम इंडिया। वैभव सूर्यवंशी के तूफान में उड़ी इंग्लिश टीम। अब T20 विश्व कप की बारी। आज भारत और अमेरिका होंगे आमने सामने। और अब इन सभी खबरों को देखते हैं विस्तार से। एशिया की कूटनीति में आज से एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में मलेशिया के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री राजधानी कुआलालंपुर में अपने समकक्ष अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत मलेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। इसके जरिए भारत मलेशिया संबंधों को नई ऊर्जा और नई दिशा देने की तैयारी है। रणनीतिक साझेदारी से लेकर व्यापार, संस्कृति और जनसंपर्क, हर मोर्चे पर रिश्तों की गहराई बढ़ाने का अवसर है। ये दौरा आसियान और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की सक्रिय भूमिका को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री वहां भारत मलेशिया CEO फोरम के साथ मलेशिया के टॉप बिजनेस लीडर्स के साथ मुलाकात करेंगे। दोनों देशों की बात करें तो द्विपक्षीय कारोबार $20 अरब पर है। मलेशिया में 200 से ज़्यादा भारतीय कंपनियां सक्रिय रूप से काम कर रही हैं और प्रधानमंत्री की मलेशिया की ये तीसरी यात्रा होगी। व्यापार है, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, सेमीकंडक्टर सेक्टर और डिजिटल इकोनॉमी और दूसरे शिक्षा के अंदर और हेल्थ केयर के अंदर, इसके अलावा और लोगों के बीच आदान प्रदान जैसे सहयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बहुत सारे डिस्कशन होगा इस विज़िट में, क्योंकि हर एक सेक्टर के अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारे डिस्कशन हो चुके हैं, मगर इस विज़िट के अंदर दोनों प्रधानमंत्रियों का जो निर्देश पर इसको कैसे प्रगति लिया जाए उसके ऊपर ध्यान दिया जाएंगे। और 2024 में दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं उनको समग्र रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला मलेशिया दौरा है। देखना होगा कि किस तरह से कौन से वो बड़े मुद्दे हैं जिन पर द्विपक्षीय वार्ता को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। मलेशिया की बात करें तो वहाँ पर योग बहुत तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है। बड़ी संख्या में मलेशियाई लोग भी योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना रहे हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने कुआलालंपुर से ये रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। बीते वर्षों में दुनिया भर में योग की लोकप्रियता बढ़ी है। नए नए योग केंद्र खुल रहे हैं और उसमें योग सीखने के लिए लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं कुआलालंपुर में और इस योग केंद्र पर आप देखिए, यहाँ योग टीचर योग सिखा रहे हैं और आप देखिए कि इसमें जो मलेशिया के लोग हैं और जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो योग सीख रहे हैं, नियमित योग सीखते हैं। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो योग की जो लोकप्रियता है, योग के बारे में जो जागरूकता है, वो दुनिया भर में तेज़ी से बढ़ रही है। और ख़ास तौर पर मलेशिया में कुआलालंपुर में जहाँ पर बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं, वहाँ हम देख रहे हैं कि नए नए योग सेंटर खुल रहे हैं। योग सीखने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। We thank the
Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, for introducing yoga to all Malaysians and also the whole world. मलेशिया में सब तरह की नेशनैलिटीज़ रहते हैं यहाँ पे, चाइनीज़, मले और इंडियंस, पर सारी नेशनैलिटीज़ योगा करती हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके योगा को स्प्रेड करा है। It made more people around the world aware of yoga, and people come to love. Even I'm not from India, and I fell in love with yoga. And along the way, I learned a lot about myself and the art of yoga as well. Here in Malaysia has taken, I would say, a great development, especially after COVID. Everybody is more concerned about mental health and how do they deal with stress and pressure. And I think a lot of people have moved towards yoga. कुआलालंपुर में योग सिखा रहे शिक्षक बताते हैं कि 2014 के बाद बड़ा बदलाव आया है कि जो इंडियन हाई कमीशन है वहाँ से लगातार सपोर्ट मिलती है, उनसे बातचीत होती है कि कैसे योग को घर घर तक मलेशिया में पहुँचाया जा सकता है। और उसके बाद जागरूकता बढ़ी है, संख्या बढ़ी है छात्रों की, सीखने वालों की। और आप देखें कि योग सेंटर्स पे बड़ी संख्या में लोग आते हैं योग सीखने के लिए, और कई बार तो उन्हें अलग अलग समय के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है कि कब वो क्लास में योग सीखने आए। तो एक बड़ा बदलाव आया है। हम देख रहे हैं कि योग को लेकर न केवल जागरूकता बढ़ी है बल्कि नियमित योग करने वालों की संख्या भी मलेशिया में बहुत बढ़ी है। और उसमें सिर्फ भारतीय लोग नहीं हैं, भारतीय मूल के लोग नहीं हैं, मलेशिया में रहने वाले अलग अलग देशों के लोग मलेशिया के योग सेंटर्स पर योग सीखने आते हैं। कैमरामैन जगमोहन के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, कुआलालंपुर। और कुआलालंपुर के धार्मिक स्थल मलेशिया के समृद्ध सांस्कृतिक विविधता का भी प्रतीक हैं। इन्हीं में से एक स्थल है श्री वीर हनुमान का मंदिर, जो कि भारतीय मूल के श्रद्धालुओं के साथ साथ पर्यटकों के बीच भी आकर्षण का केंद्र रहता है। मैं इस वक्त कुआलालंपुर में श्री वीरा हनुमान टेम्पल के ठीक सामने खड़ा हूँ। ये बेहद खूबसूरत मंदिर, यहाँ पर सुबह शाम बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। ठीक पीछे आप हमारे मंदिर देख रहे हैं, जहाँ पर न केवल भारतीय लोग, भारतीय मूल के लोग, बल्कि दुनिया भर के लोग जो यहाँ आते हैं वो इस जगह पर बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ये मंदिर खूबसूरती का एक उदाहरण है, किस तरह से यहाँ पर ये हनुमान मंदिर बनाया गया है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। A lot of my life is in seva to Hanumanji, and so I don't know, one of the principles I like to embrace the best I can is in Kali Yuga, Gyan is not required. So just following our heart, and then hopefully Hanumanji can guide us. Every day without fail, after work, I will come and see Hanuman, pray to him, how much of sorrows and heaviness I have inside also. Just that 5 minutes, I just come and talk to him, I feel very relieved. We are coming every time this temple because we are feeling peaceful like India. बहुत सुंदर मंदिर है हनुमान जी का, और यहाँ का जो वाइब है, पॉजिटिव वाइब, आपको कहाँ पर भी नहीं मिलेगा फॉरेन कंट्री में। एग्जैक्टली व्हाट फील वी गेट इट, वी आर लिविंग इन इंडिया ओनली। From the baby Hanuman to, that means he has everything here now. We got 1,008 Hanuman statue here. और इस वक्त की बड़ी खबर यही कि प्रधानमंत्री अब मलेशिया के लिए रवाना हो चुके हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पूरा का पूरा दौरा रहने जा रहा है। ये तस्वीरें दिल्ली के पालम टेक्निकल हवाई अड्डे से, जहां पर प्रधानमंत्री अब मलेशिया के लिए रवाना हो रहे हैं। भारत और मलेशिया के मजबूत होते संबंधों के लिए आज बहुत ही अहम दिन है।
2 दिनों के मलेशिया दौरे पर प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं और ये दौरा 2024 में, जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत मलेशिया संबंधों को जो समग्र रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में सफलता मिली, उसके बाद ये प्रधानमंत्री का पहला दौरा है। इस दौरान व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा सहयोग के साथ साथ जो उभरती हुई तकनीक है, ख़ासतौर पर सेमीकंडक्टर क्षेत्र में साझेदारी को और भी मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, सभी की निगाहें होंगी मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो द्विपक्षीय वार्ता है उस पर। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भारतीय समुदाय को भी संबोधित करने का है। बड़ी संख्या में करीब 30 लाख के करीब भारतीय वहाँ पर निवास करते हैं और पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो मलेशिया तीसरा सबसे बड़ा देश है जिसमें कि आप्रवासी भारतीयों की संख्या के लिहाज से बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग अपने कारोबार और दूसरे क्षेत्रों में मलेशिया की अर्थव्यवस्था के साथ भी जुड़े हुए हैं। भारतीय मूल के लोगों के साथ मुलाकात प्रधानमंत्री की यात्रा का एक विशेष अंग रहता है। भारत के बाहर भारत को भारत से जोड़ना प्रधानमंत्री की हर विदेश यात्रा का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग रहा है। लगातार हम देखते रहे हैं और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि ख़ास तौर पर जो बिजनेस लीडर्स हैं दोनों देशों के, वहाँ पर मौजूद रहेंगे और मलेशियाई बिजनेस लीडर्स के साथ भी प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। भविष्य की साझेदारी का रोड मैप भी तैयार किया जाएगा और एशिया में कैसे भारत और मलेशिया के जो आर्थिक संबंध हैं उनको और मजबूती दी जाए, उस पर चर्चा होने की उम्मीद है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के मजबूत स्तंभों में मलेशिया का स्थान माना जाता है और व्यापार, सुरक्षा और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को लेकर के जो वैश्विक बदलाव हो रहे हैं उसमें दोनों देश एक दूसरे के और भी करीब आने का प्रयास करेंगे। दोनों देशों के बीच अभी करीब $20 बिलियन का व्यापार होता है और पीएम मोदी के दौरे का मकसद है कि व्यापार को भी और आगे बढ़ाया जाए। ये निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप, एआई और नवीकरणीय ऊर्जा के साथ साथ कनेक्टिविटी को भी बढ़ाने पर ध्यान दे सकता है। और प्रधानमंत्री व्यापारिक नेताओं से बातचीत करने के लिए 10वें भारत मलेशिया सीईओ फोरम में भी शिरकत करेंगे। रक्षा क्षेत्र में भी सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है और लगातार इस दौरे से जुड़ी हम जो खबरें हैं वो आपको बताते रहेंगे। और प्रधानमंत्री अब मलेशिया के लिए रवाना हो चुके हैं और मलेशिया में जैसा हमने आपको बताया कि बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं और तमिल भाषी लोगों की यहाँ पर अच्छी खासी संख्या है। कुआलालंपुर में रेडियो स्टेशन से तमिल भाषा का रेडियो चैनल 24/7 प्रसारित होता है। तमिल भाषा में रेडियो जॉकी अलग अलग विषयों पर श्रोताओं का ज्ञानवर्धन भी करते हैं, मनोरंजन भी करते हैं। संवाददाता शैलेंद्र मिश्र की ये रिपोर्ट देखिए। வணக்கம் நேயர்களே, நம்ம நாட்டுக்கு இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்திருக்கிறாரு. அவரை வரவேற்க மலேசியா காத்து கொண்டிருக்கின்றது. நிச்சயமாக இந்தியாவுக்கும் மலேசியாவுக்குமான இது நல்ல ஒரு உறவு பாலமா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம். ஏன்னா அதிகமான சுற்றுப்பயணிகள் இப்போ மலேசியாவுக்கு வந்துட்டு இருக்காங்க. நம்மளும் இங்கேருந்து இந்தியாவுக்கு போய்கிட்டு இருக்கோம். விசா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு வந்து இலவசமா இருக்கிறதுனால இன்னும் இந்த உறவு பாலம் மேலும் வலுவடையும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்போம். मलेशिया में भारतीय संस्कृति किस तरह से फल फूल रही है ये बताने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं आरटीएम रेडियो स्टेशन पर और यहाँ पर 2 डेडिकेटेड चैनल चलाए जाते हैं भारतीय भाषाओं के लिए। पहला सरकार चलाती है जिसमें हम देखते हैं कि मुख्य तौर पर तमिल भाषा में तमाम कार्यक्रम होते हैं। इसके साथ ही साथ मलयालम और बाकी भारतीय भाषाओं में भी कुछ कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। और दूसरा निजी चैनल है जो तमिल भाषा में मुख्य तौर पर कार्यक्रम प्रसारित करता है। हमारे पास यहाँ लगभग 20 रेडियो जॉकी हैं क्योंकि ये एक 24 घंटे चलने वाला रेडियो स्टेशन है। विशेष रूप से मैं ये बताना चाहती हूँ कि मलेशिया में एकमात्र तमिल रेडियो स्टेशन जो 24 घंटे चलता है वो मिन्नल एफएम है।
मिनल एफएम पहला 24 घंटे चलने वाला रेडियो स्टेशन है और आप इसे विकिपीडिया पर भी खोज सकते हैं। हम लगातार चल रहे हैं और लोग हमें सुन रहे हैं क्योंकि वे हमारे स्टेशन पर हिंदी गाने सुनना पसंद करते हैं। हमारे रेडियो स्टेशन में हम सिर्फ एंटरटेनमेंट पर ही फोकस नहीं करते बल्कि हम लोगों को एजुकेट भी करते हैं। जैसे कि हमारे पास रेडियो ड्रामा है, शॉर्ट कहानियों का कंपटीशन है और शॉर्ट कहानियों के प्रोग्राम हैं, खासकर उन युवाओं के लिए जो टर्मिनल डिपार्टमेंट में हैं और पढ़े लिखे लोग जो हमेशा हमारे साथ जुड़कर शिक्षा प्राप्त करते हैं। यहाँ हमारे पास 2 रेडियो चैनल हैं, एक तमिल और भारतीय भाषाओं के लिए है जो सरकारी चैनल है और मिनल एफएम नाम से जाना जाता है। दूसरा चैनल प्राइवेट है जिसे THR रागा कहा जाता है। इस तरह मलेशिया में हमारे पास 2 भारतीय रेडियो चैनल हैं। வணக்கம், நான் பொன் கோகிலம், மலேசிய வானொலி மின்னல் எஃப்எம் உடைய அறிவிப்பாளர். மாண்புமிகு இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடிஜி அவர்களை அன்போடு வரவேற்பதில் நாங்கள் மிக மிக ஆர்வமாக காத்துக்கொண்டே இருக்கின்றோம். காரணம் மக்கள் அலையென அவரை சந்திக்க காத்துக்கொண்டே இருக்கின்றார்கள். உண்மையிலே ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்போடு தான் இருக்கும். खास बात यह है कि न केवल भारतीय मूल के लोग बल्कि मलेशिया मूल के लोग भी अब देखते हैं कि रेडियो श्रोता के तौर पर तमिल रेडियो सुनते हैं और यही वजह है कि श्रोताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। कैमरामैन जगमोहन के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, कुआलालंपुर। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं समाचार, खबरें और भी हैं और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो कौन सी बड़ी बातें हैं भारत और अमेरिका के इंटरिम ट्रेड डील पर जो समझौता हुआ है उस पर हम लगातार आपको जानकारी देंगे। देखते रहिए समाचार। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मैसेज मैसेज मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। UPI कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते की सराहना की है। पीएम ने फ्रेमवर्क पर बनी सहमति को लेकर के एक्स पर लिखा और मैं इसे कोट करता हूं, भारत और अमेरिका के लिए बहुत अच्छी खबर। हम अपने दोनों महान देशों के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति जताई है। मैं हमारे देशों के बीच मजबूत संबंधों के प्रति अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद देता हूं। यह फ्रेमवर्क हमारी साझेदारी की बढ़ती गहराई, विश्वास और गतिशीलता को दर्शाता है। यह भारत के मेहनती किसानों, उद्यमियों, MSME, स्टार्टअप, इनोवेटर्स, मछुआरों और अन्य लोगों के लिए नए अवसर खोलकर मेक इन इंडिया को मजबूत करता है। इससे महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होंगे। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और ये फ्रेमवर्क हमारे बीच निवेश और टेक्नोलॉजी साझेदारी को और गहरा करेगा। ये फ्रेमवर्क मजबूत और भरोसेमंद सप्लाई चेन को भी मजबूत करेगा और वैश्विक विकास में योगदान देगा। जैसे जैसे भारत एक विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, हम ऐसी वैश्विक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो भविष्योन्मुख हो, हमारे लोगों को सशक्त बनाए और साझा समृद्धि में योगदान दे।
बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों को नई मजबूती मिली है। दोनों देशों ने पारस्परिक और संतुलित व्यापार को लेकर एक अंतरिम समझौते के फ्रेमवर्क पर सहमति जताई है। इस समझौते के तहत अमेरिका में भारतीय सामानों के आयात पर अब केवल 18% का टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिका ने संकेत दिए कि समझौता लागू होने के बाद जेनेरिक दवाओं, जेम्स एंड ज्वेलरी, डायमंड और एयरक्राफ्ट पार्ट्स जैसे भारतीय उत्पादों पर रियायती टैरिफ मिलेगा। साथ ही स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर से जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा शुल्कों में भी भारत को राहत देने का प्रावधान किया गया है। वहीं भारत ने अगले 5 वर्षों में अमेरिका से $500 अरब के ऊर्जा उत्पाद, विमान और विमान के पुर्जे, कीमती धातुएं, तकनीकी उत्पाद और कोकिंग कोल खरीदने का इरादा जताया है। इसके साथ ही दोनों देश तकनीकी उत्पादों के व्यापार में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करेंगे, जिसमें डेटा सेंटर्स में इस्तेमाल होने वाले ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी GPUs और अन्य उन्नत तकनीकी उपकरण शामिल हैं। और भारत की ओर से जो प्रमुख प्रतिबद्धताएं हैं उनमें अमेरिका के सभी औद्योगिक उत्पादों पर टैरिफ कम करने का वायदा किया गया है। भारत की ओर से अमेरिकी कृषि और खाद्य उत्पादों को भारतीय बाजार में ज़्यादा पहुंच मिलेगी और अमेरिका को इसका फ़ायदा पहुंचेगा। ड्राई डिस्टिलर्स क्रेन्स को भारत में आने की अनुमति दी गई है। साथ ही साथ रेड सोरगम, जिसे पशु आहार कहा जाता है, वो भी भारत में आ पाएगा। ड्राई फ्रूट्स जिनका उत्पादन भारत में कम होता है उनको भारत में आयात करने की छूट दी गई है। ताज़े और प्रोसेस्ड फल जो कि भारत में नहीं होते हैं वो यहाँ पर आ पाएंगे, जिससे कि भारतीयों को और ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि भारत तेल और जो एडिबल ऑयल्स हैं उनका आयात बड़ी मात्रा में करता है और इसकी वजह से तिलहन और वाइन और स्पिरिट पर भी भारत में जो ड्यूटी हैं उसमें कमी की गई है। मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर की जो गैर शुल्क बाधाएं हटेंगी, नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटाने का फैसला लिया गया है। मेडिकल डिवाइस सेक्टर के इन बाधाओं को दूर होने से भारत में जो मेडिकल डिवाइसेस हैं वो और भी सस्ती होंगी। अमेरिका किन किन मुद्दों पर भारत को पेशकश करता हुआ नजर आ रहा है इस फ्रेमवर्क में, आपको बताएं कि सबसे बड़ी खबर यही है कि भारतीय उत्पादों पर 18% का रेसिप्रोकल टैरिफ तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और समझौते के सफल होने के बाद कई क्षेत्रों में टैरिफ हटाने का भी प्रावधान है। खासतौर पर जो $500 बिलियन का सामान खरीदेगा भारत, उसकी समय अवधि जो तय की गई है वो है 5 साल। इसमें ऊर्जा से संबंधित तकनीक, कीमती धातुएं, टेक्नोलॉजी के उत्पाद और डेटा सेंटर के साथ साथ GPU जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। एनर्जी को डाइवर्सिफाई करने के लिए हम कोकी कोल का भी आयात करेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत को वर्ल्ड लीडर बनाने के लिए GPU उत्पादों पर भी टैरिफ कम किया जाएगा। जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स को बड़ी मदद मिल सकती है। जेम्स एंड डायमंड्स को एक्सपोर्ट्स में काफ़ी आसानी मिलेगी। ये अमेरिका की तरफ से पेशकश की गई है। भारत की तरफ से जो एयरक्राफ्ट्स और उसके पार्ट्स जाते हैं, खासतौर पर MSME सेक्टर में बनने वाले, उनके लिए भी टैरिफ में कमी का ऐलान किया गया है। स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर पर टैरिफ में राहत दी गई है। ये एक अच्छी खबर है भारत के उत्पादक वर्ग के लिए। और ऑटोमोबाइल पार्ट्स पर भी एक विशेष टैरिफ कोटा का प्रावधान किया गया है। ऑटो पार्ट्स जो अमेरिका में जाएंगे भारत से, उसमें उनको विशेष तरजीह दी जाएगी। जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स को कुछ समय बाद जहां पर पेटेंट खत्म हो रहे हैं, उन दवाओं को बनाने में भारत में मदद मिलेगी। और आगे बढ़ते हैं। भारत में अमेरिका और इसका जो पूरा फ्रेमवर्क है वो जारी कर दिया गया है। दोनों देशों ने अंतरिम फ्रेमवर्क जारी किया है, जिसके तहत टैरिफ कम किए जाएंगे। ऊर्जा साझेदारी नई तरह से तैयार होगी और आर्थिक सहयोग गहरा होगा, ताकि दोनों देश मिलकर के वैश्विक सप्लाई चेन को व्यवस्थित कर पाएं। समझौते का ढांचा कैसा है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। भारतीय निर्यातकों के लिए $30 ट्रिलियन का अमेरिकी बाजार खुल जाएगा। साथ ही साथ MSME, किसान और मछुआरे समझौते के प्रमुख लाभार्थी रहेंगे। महिलाओं और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, क्योंकि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए इस इंटरिम डील में कई प्रावधान किए गए हैं। भारतीय उत्पादों पर अमेरिकी रेसिप्रोकल टैरिफ अब केवल 18% रहेगा। 50% से घट करके 18% के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए जा चुके हैं। टेक्सटाइल और एप्पल को बढ़ावा मिलेगा, एक बड़ा बाजार मिलेगा अमेरिका में।
और लेदर और फुटवेयर निर्यात को भी सीधा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। जितने भी लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं उनको बढ़त मिलती हुई इस डील में दिखाई दे रही है और प्लास्टिक और रबर उत्पादों को भी भारतीय अमेरिकी बाज़ारों में बेहतर पहुंच मिलेगी। ऑर्गेनिक केमिकल्स और होम डेकोर सेक्टर को भी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। हस्तशिल्प और चयनित मशीनरी निर्यात को मजबूती मिलेगी, जिससे जो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट है अमेरिका में उसको मजबूती मिलेगी। जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स पर अमेरिकी टैरिफ शून्य होंगे, हालांकि ये केस टू केस बेसिस पर निर्भर होगा। अमेरिका में इसके लिए कानूनों को भी बदलना पड़ेगा। रत्न और आभूषण पर अमेरिका के जो टैरिफ हैं उनको शून्य किया जाएगा। विमान और विमान पुर्जों पर अमेरिकी टैरिफ 0 कर दिए जाएंगे और ख़ासतौर पर सेक्शन 232 के तहत विमान पुर्जों पर विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। इसी तरह जो ऑटो पार्ट्स हैं उनको भी बेहतर टैरिफ कोटा का लाभ मिलेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की इस फ्रेमवर्क पर अपनी बात उन्होंने रखी है। कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने सोशल मीडिया पर कही और आपको बताते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने क्या कहा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अमेरिका के साथ एक अंतरिम समझौते का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों, खासतौर एमएसएमईज, किसानों और मछुआरों के लिए $30 ट्रिलियन का बाजार खुलेगा। निर्यात में बढ़ोतरी से हमारी महिलाओं और युवाओं के लिए लाखों नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। इस फ्रेमवर्क के तहत अमेरिका भारतीय सामानों पर आपसी टैरिफ को घटाकर 18% कर देगा, जिससे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में कपड़े और परिधान, चमड़ा और जूते, प्लास्टिक और रबर उत्पाद, जैविक रसायन, गृहसज्जा, हस्तशिल्प उत्पाद और चुनिंदा मशीनरी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विशाल बाजार अवसर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स, रत्न और हीरे, विमान के पुर्जों सहित कई तरह के सामानों पर टैरिफ शून्य हो जाएगा, जिससे भारत के निर्यात प्रतिस्पर्धा और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही ये समझौता किसानों के हितों की रक्षा करने और ग्रामीण आजीविका को बनाए रखने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को भी दिखाता है, जिसमें मक्का, गेहूं, चावल, सोया, पोल्ट्री, दूध, पनीर, इथेनॉल, तंबाकू, कुछ सब्जियां, मांस सहित संवेदनशील कृषि और डेयरी उत्पादों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है। ये समझौता भारत और अमेरिका को आर्थिक सहयोग को और गहरा करने के लिए मिलकर काम करने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा, जो हमारे लोगों और व्यवसायों के लिए स्थायी विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते की रूपरेखा पर कहा कि दोनों देश अपने बातचीत के लिए प्रतिबद्ध हैं। वित्त मंत्री ने एक्स पोस्ट पर लिखा, भारत और अमेरिका ने संयुक्त बयान जारी कर द्विपक्षीय और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते के लिए रूपरेखा की घोषणा की है। हम व्यापक अमेरिका भारत द्विपक्षीय समझौते पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और इस पूरी खबर पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए डॉक्टर प्रलोक गुप्ता जुड़ रहे हैं, एसोसिएट प्रोफेसर IIFT दिल्ली से। डॉक्टर प्रलोक, बहुत धन्यवाद। स्टूडियो मिल रहा है आपको, एक बार कंफर्म कर लें इस बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले। धन्यवाद। नमस्कार अजय जी। नमस्कार प्रलोक जी। तो सबसे बड़ी बात तो यही कि अब ये इंटरिम डील का फ्रेमवर्क हमारे सामने आ चुका है, तो अब थोड़ा सा टैरिफ की क्या स्थिति रहेगी दोनों तरफ, आप हमारे दर्शकों को समझाएं। जी, तो देखिए, पहली बात तो ये कि जो ये अभी अंतरिम डील हुई है, ये काफ़ी अच्छी डील है दोनों ही देशों के लिए, और जो वैश्विक स्तर पर थोड़ी अनसर्टेनिटी आई हुई थी, उनमें डेफिनेटली उसको ये कम करेगी। भारत और अमेरिका दोनों स्ट्रेटजिक पार्टनर, रणनीतिक साझेदार देश हैं, और इस मायने में ये डील दोनों लोगों के जो रिश्ते हैं उनको आगे बढ़ाने में निश्चित रूप से मददगार होगी। जो टैरिफ हैं, अमेरिका उनको अभी 18% पर ले आएगा। इससे पहले वो 50% तक बढ़ गए थे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर, बट इस डील के उपरांत ये टैरिफ 18% है, जिसकी वजह से जो दूसरे देश हैं उनके कंपैरिजन में इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं उनको काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि वो अब कंपैरेटिव एडवांटेज में आ जाएंगे। दूसरे देश के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे टेक्सटाइल्स में बांग्लादेश है, वियतनाम है, तो 25% हैं, 30% हैं, इस रेंज में प्रोडक्ट्स हैं। तो जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं उनको एक कम्पिटिटिव एडवांटेज रहेगा। भारत की तरफ से जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं,
केमिकल्स हैं, कुछ पशु से रिलेटेड उत्पाद हैं, जैसे आपका जो उनको खाने के लिए न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, उसमें जीरो टैरिफ हुआ है, और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए जीरो टैरिफ हुआ है। तो हमारी इंडिया की तरफ से जीरो टैरिफ हुआ है क्योंकि हमने पहले ज़्यादा लगा रखे थे, और अमेरिका की तरफ से 18% हुआ है, और कुछ उत्पादों पर जैसे आपका मेडिसिन है या कुछ और, उन पर 0% हुआ है, 0% हुआ है। और जो ये कहा जा रहा है कि किसानों और डेयरी प्रोडक्ट को बिल्कुल तरह से संरक्षित किया गया है, तो उसकी स्थिति क्या है? क्या इस तरह के प्रोडक्ट्स अमेरिका से बिल्कुल नहीं आ पाएंगे? और जिनको छूट मिली है उसके पीछे का रैशनल क्या है? जो खासतौर पर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में कुछ फ्रूट्स के लिए हमने छोड़ा है उनको, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और उसके पीछे का रैशनल क्या है? तो जो चीज़ें आपने कहा वो तो जो अभी इंटरिम एग्रीमेंट का फ्रेमवर्क अभी आया है, उसमें उन चीज़ों का मेंशन नहीं है कि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, उनको इसमें कोई मेंशन नहीं है। और जिन चीज़ों को किया गया है वो इसलिए क्योंकि वहाँ इंडिया में उनका शॉर्टेज है। इंडिया में हम जानते हैं कि जो पशुधन है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उनके लिए जो न्यूट्रिएंट फूड्स हैं वो उतना उस रूप में उपलब्ध नहीं है। तो एक तरह से कॉम्प्लीमेंटरिटी है कि वो जब यहाँ पर आएगा तो जो चीज़ भारत में उपलब्ध नहीं है उसको बढ़ावा मिलेगा, और एक तरह से जो हमारा पशुधन है उसको और विकसित करने में मदद करेगा। अब दोनों देश जब इस इंटरिम ट्रेड डील पर आगे बढ़े हैं और अब बीआईटी की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि मार्च मिड तक इसको हम साइन भी कर लेंगे, उसके बाद ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसको और ज़्यादा स्मूदन करने में कैसे मदद मिलेगी? टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दोनों देश कैसे और करीब आते हुए दिखाई देंगे, डॉक्टर प्रोलो? देखिए, अभी जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो भले ही दो देशों के बीच हो रहा है, पर जो भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें दूसरे देशों के उत्पाद भी जुड़े हुए होते हैं, जिसको हम ग्लोबल वैल्यू चेन बोलते हैं या सप्लाई चेन्स बोलते हैं। तो जब एक दूसरे के बीच में व्यापार बढ़ेगा और एक दूसरे के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं जो कि दूसरे प्रोडक्ट्स में इनपुट की तरह से यूज होती हैं, उनका व्यापार बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये है कि हम उन उत्पादों की वजह से जो दूसरे देश हैं उनको भी ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की स्थिति में रहेंगे। तो जो सप्लाई चेन है इनका रेजिलियंस, उनकी मजबूती आएगी, जिससे ग्लोबल लेवल पर सप्लाई बढ़ी। ये सिर्फ भारत और अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि भारत के द्वारा दूसरे देशों को भी और निर्यात बढ़ जाएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट इंडिया की तरफ से आया है अगले 5 वर्षों में $500 बिलियन का, उसको आप किस तरह से देखते हैं और कैसे इससे जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उसमें भारत को क्या फ़ायदा होने की उम्मीद है? इन्वेस्टमेंट तो हम करेंगे, हमें क्या फ़ायदा होगा? देखिए, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जितनी, जैसे आपने बताया था, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, डेटा सेंटर्स हैं, ये सब आने वाले समय के लिए ज़रूरतें हैं। और इनमें जो भी आप दोनों देशों में जो रिश्ता बनेगा, जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगा, उससे इन चीज़ों के लिए बढ़ावा मिलेगा। और अभी आप देखें बजट में भी डेटा सेंटर्स के लिए कहा गया है। तो निश्चित रूप से जो नई टेक्नोलॉजी है, जो नए रोजगार के अवसर हैं, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर रोजगार अभी नए सृजन होंगे, उन चीज़ों को इससे उम्मीद है कि इससे हेल्प मिलेगी और बढ़ावा मिलेगा। डॉक्टर प्रोलो, ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका जिस तरह से पूरे दुनिया में जो टैरिफ का उसका एक उसने ये शुरू किया कि अमेरिका में मेड इन अमेरिका को बढ़ावा मिले, उसी तरह से भारत भी कोशिश कर रहा है कि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिले और मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती मिले। ऐसे में जितनी भी हम ट्रेड डील्स कर रहे हैं वो कैसे मेक इन इंडिया को और मजबूत बनाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग को कैसे मजबूत बनाएंगे, और ख़ासतौर पर यूएस के साथ जो इंटरिम ट्रेड डील पर हम सहमत हुए हैं उससे हमारे मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर अब आप किस तरह से असर आते हुए देख रहे हैं? जी, इसका संबंध जो अभी आपने पहले पूछा था, जो सप्लाई चेन, रेजिलिएंट सप्लाई चेन से रिलेटेड है, कि जब हम कोई ट्रेड डील कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो ट्रेड डील सिर्फ जो हमारे अंतिम उत्पाद हैं उन्हीं के आयात और निर्यात से रिलेटेड है। उन ट्रेड डील्स में जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं उनका आयात और निर्यात को भी ईजी बनाने के लिए कोशिश रहती हैं। तो जब ऐसे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हमारी अर्थव्यवस्था में आएंगे तो जो हमारे यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा मिलेगा। अभी तक बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग जो उनके फाइनल फॉर्म में बाहर से आयात करते हैं, लेकिन जब हमें वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स इजीली मिलने लगेंगे तो उन्हीं चीज़ों को हम अपने यहाँ पर बनाने लगेंगे, जिससे जो आत्मनिर्भर भारत है उसकी दिशा में प्रयास रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ नए रोजगार के अवसर भी सृजन होंगे।
और देश के एमएसएमई सेक्टर पर खासतौर पर जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, अब क्या कैसे उसको मजबूती मिलती हुई दिखाई देगी और क्या वाकई हम लेदर और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्र में कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे, जहां पर हमारे जो पीयर कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे टैरिफ में बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है, 1-2% का ही अंतर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में हमारे जो टेक्सटाइल और लेदर प्रोडक्ट्स हैं एमएसएमई खास तौर पर, उनको कैसे आप बड़ा बाजार मिलते हुए दिख रहे हैं? जो टैरिफ है, क्योंकि पहले अगर हम देखें इससे पहले तो अमेरिका में काफ़ी सारे इस तरह के उत्पादों पर टैरिफ बहुत कम होता था और वो सभी देशों के लिए एक सा होता था। तो इसका मतलब उस कंडीशन में हम जब दूसरे देशों के साथ में प्रतिस्पर्धा करते थे तो वो भी उतने ही टैरिफ पर थे उनके प्रोडक्ट्स पर, हमारे भी, तो एक ही लेवल पर थे। लेकिन अभी क्या है कि जो टैरिफ हैं वो हमारे लिए कम है और जो दूसरे देश हैं उनके लिए कंपेरेटिवली ज़्यादा है। तो वो जो मार्जिन है वो हमारे जो एसएमई सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर हैं और ये टेक्सटाइल्स, लेदर, फुटवेयर के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए वो एक कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट का काम करेगा और उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ावा मिलेगा उससे। डॉक्टर प्रणोद गुप्ता, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बहुत आसान शब्दों में हमारे दर्शकों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं, आप देख रहे हैं समाचार। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूं। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। UPI कहता है, अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पाकिस्तान में इस्लामाबाद की मस्जिद पर हुए आत्मघाती हमले की भारत ने कड़ी निंदा की है और इसमें जान माल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। वहीं भारत ने पाकिस्तान के निराधार और निरर्थक आरोपों को खारिज करते हुए नसीहत भी दी कि पाकिस्तान को अपने सामाजिक ताने बाने से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से सुलझाने की जरूरत है, क्योंकि वो दूसरों को दोषी ठहराकर खुद को ही भ्रमित कर रहा है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई चल रही है और सुरक्षा बल के जवान नक्सल विरोधी अभियान के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे की घोषणा की है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिनों के छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। अमित शाह का ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। अमित शाह नक्सलवाद की स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी करेंगे। इस बैठक में पुलिस के उच्चाधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके बाद अमित शाह बस्तर के लिए रवाना होंगे। बस्तर में वो बस्तर मंडप महोत्सव में समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। और फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। कल उन्होंने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में आतंकी इकोसिस्टम को ध्वस्त करने में सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर हमारे देश के दुश्मन तत्वों द्वारा पोषित आतंकी इकोसिस्टम को मोदी सरकार के समन्वित प्रयासों से लगभग समाप्त कर दिया गया है। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने के प्रति
मोदी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को भी दोहराया। बैठक के दौरान सुरक्षा घेरों को और मजबूत करने के लिए इनोवेटिव उपायों पर भी चर्चा की गई। और पटना पुलिस ने आधी रात करीब 12 बजे पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई करीब 30 साल पुराने एक मामले में जमानत रद्द होने के बाद की गई है। पटना सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह खुद पुलिस टीम के साथ सांसद के आवास पर पहुंचे और उन्होंने पप्पू यादव को गिरफ्तार किया। मामला गर्दनीबाग थाना क्षेत्र से संबंधित है। एसपी के अनुसार अदालत में मुकदमे की सुनवाई चल रही थी और निर्धारित तारीख पर पेश नहीं होने की वजह से सांसद की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी के दौरान पप्पू यादव के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। वहीं पप्पू यादव का कहना है कि उन्हें किसी भी तरह की पूर्व सूचना या फिर वारंट नहीं दिया गया और देर रात अचानक पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच गई। इस केस में धारा 419, 420, 468, 448, 506 और 120B लगाई गई है। है 1995 का एक मामला है जो पूर्ववर्ती जो आईपीसी थी बीएनएस के स्थान पर 419, 420, 468, 448, 506 और 120B इसके तहत गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। माननीय न्यायालय द्वारा ट्रायल केस चल रहा था जिसमें माननीय सांसद महोदय को उसमें उपस्थित होना था, लेकिन उसमें तय डेट पर उपस्थित नहीं हुए, इस कारण गिरफ्तारी सुनिश्चित। चुनाव के काम में तेजी लाने और उन्हें वक्त पर जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की है। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगा करके उसका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ रुपए की 3,300 से ज़्यादा परियोजनाओं को जल्दी पूरा किया गया है। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर एक सीरीज हम आपको दिखा रहे हैं। प्रगति एट 50, विकास को गति। और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति मंच के जरिए गुजरात में भुज बनासकांठा इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम परियोजना को अब सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया है। 2,247 करोड़ रुपए की लागत थी। इस परियोजना से नवीकरणीय ऊर्जा के प्रवाह में वृद्धि हुई है, ग्रिड स्थिरता बेहतर हुई है और स्थानीय रोजगार भी बढ़ा है और भारत के स्वच्छ ऊर्जा का भविष्य भी मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति से परियोजनाओं को गति देने के लिए कई प्रयास किए गए। इन प्रयासों में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाएं भी शामिल हैं। भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को गति देने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर कार्यक्रम की परिकल्पना की गई थी। इसी कड़ी में गुजरात में भोज पुलिंग स्टेशन से बनासकांठा तक इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम परियोजना को लागू किया गया। करीब 2,247.37 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 289 किलोमीटर लंबी 765 केवी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण किया गया। साथ ही भुज में 765/400/220 केवी सब स्टेशन स्थापित किया गया, जिसकी कुल क्षमता 4000 MVA है। हालांकि परियोजना के रणनीतिक महत्व को देखते हुए इसे सितंबर 2018 में प्रगति तंत्र के तहत माननीय प्रधानमंत्री द्वारा समीक्षा के लिए लिया गया। समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने गुजरात सरकार के मुख्य सचिव और संबंधित जिलों के कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश जारी किए और लंबित मुद्दों को जल्द सुलझाने के लिए कहा। लोगों ने काफी ROW की प्रॉब्लम आ गई, विवाद खड़े हो गए, कंपेंसेशन को लेकर के लोगों में सहमति नहीं थी, तो 85% पे आके लगभग काम रुक गया। जब इसको प्रगति समीक्षा में इस पूरे सिस्टम की समीक्षा हुई और उसके बाद फिर गुजरात सरकार को जो है डायरेक्शन दिए गए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो इन्वॉल्व होकर के, और क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो देर हो रहा था उसमें सभी को इन्वॉल्व होने के डायरेक्शंस आए, कंपनसेशन को रिजॉल्व करने के डायरेक्शंस आए। और उसके बाद जब प्रगति की समीक्षा पूरी हुई तो उसके बाद फिर जमीनी स्तर के ऊपर हर तरफ से काम बहुत तेजी से चालू हुआ। इसके बाद जमीनी स्तर पर तेज निर्णायक कार्यवाही देखने को मिली और समय रहते सभी समस्याओं को निपटाया गया।
परिणाम स्वरूप ये महत्वपूर्ण परियोजना 1 मार्च 2019 को सफलतापूर्वक कमीशन कर दी गई। इस परियोजना का प्रभाव केवल तकनीकी नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी है। कच्छ क्षेत्र से बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह से गुजरात और आसपास के राज्यों में ग्रिड स्थिरता बढ़ी, नवीकरणीय ऊर्जा की कटौती घटी और उपभोक्ताओं को सस्ती व विश्वसनीय बिजली उपलब्ध हुई। निर्माण के दौरान स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी काफी बढ़ावा मिला। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से गुजरात और उसके आसपास की जो पूरी विद्युत की व्यवस्था थी, ग्रिड की स्टेबिलिटी बहुत इफेक्टिव हुई। लोगों को कर्टेलमेंट जो हो रहा था पावर का, क्योंकि पहले पूलिंग में पावर तो आ रही थी लेकिन चूंकि आगे निकल नहीं पा रही थी इसलिए जनरेशन का भी कर्टेलमेंट हो रहा था, तो लोगों को ही नुकसान नहीं था, साथ ही साथ जो इन्वेस्टर्स हैं, जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, उनका भी इवैक्यूएशन नहीं हो पा रहा था, वो नुकसान में चल रहे थे, वो भी खत्म हुए। कुल मिलाकर भुज बनासकांठा ISTS परियोजना प्रगति की सफलता का सशक्त उदाहरण है, जिसने जटिल प्रशासनिक और जमीनी चुनौतियों को समन्वित कार्रवाई में बदलते हुए समय पर एक रणनीतिक हरित ऊर्जा परियोजना को साकार किया और भारत के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य को मजबूती दी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी में स्थापित एम्स आज केवल एक अस्पताल ही नहीं बल्कि देश की बदलती सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का मजबूत प्रतीक है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत विकसित ये संस्थान इलाज, मेडिकल शिक्षा और शोध को साकार करता है। कई चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और प्रगति तंत्र की निगरानी में ये परियोजना समय पर पूरी की गई। एम्स मंगलागिरी की परिकल्पना वर्ष 2015 में की गई थी। 183 एकड़ में फैला ये 960 बिस्तरों वाला तृतीयक स्वास्थ्य परिसर 1618 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इसमें मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, रिसर्च ब्लॉक और आवासीय सुविधाएं शामिल हैं। संस्थान ने 2018 में अस्थायी परिसर से काम शुरू किया और 2019 से स्थायी परिसर में OPD सेवाएं प्रारंभ हुई। कोविड महामारी के दौरान ई-परामर्श और टेलीमेडिसिन के जरिए स्वास्थ्य सेवाएं निर्बाध जारी रहीं, लेकिन एम्स मंगलागिरी की राह इतनी आसान नहीं रही। निर्माण के दौरान संपर्क, सड़क और स्थायी जल आपूर्ति जैसी चुनौतियां सामने आईं। 25 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री ने परियोजना की समीक्षा कर केंद्र और राज्य सरकार को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। प्रधानमंत्री के निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने जरूरी स्वीकृतियां तेजी से पूरी की। NH 16 से एम्स को जोड़ने वाली सड़क दिसंबर 2024 तक पूरी हुई। वहीं 4 MLD की स्थायी जल आपूर्ति भी सुनिश्चित की गई। All the patient care services are functioning now. All the medical and surgical facilities are being provided at very affordable cost. Till that, we have over 30 lakhs outpatients, over 70,000 inpatients. There is 24 hours emergency services. We have also started a robotic knee replacement surgery, open heart surgery, kidney transplant operation. We are running the MBBS courses with the intake of 125 students per year. We have MD, MS, DM, MCS courses in 36 departments. We want to thank our Honorable Prime Minister and Ministry of the Health and the Family Welfare, Government of India for completing this project in very short time. जनवरी 2023 में एम्स मंगलागिरी को कमीशन किया गया और 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने इसे विकसित भारत की आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की झलक बताया। आज एम्स मंगलागिरी में 41 सुपर स्पेशलिटी विभाग संचालित हैं और ये आंध्र प्रदेश समेत आसपास के राज्यों के लाखों लोगों के लिए भरोसेमंद इलाज का केंद्र बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। साल 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ा मददगार होने वाला है। AI में भारत अब दुनिया का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है और इसी मकसद से दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक भारत AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। समिट के तमाम पक्षों और AI की अहमियत को बताने के लिए हम एक सीरीज चला रहे हैं, AI इम्पैक्ट समिट भारत 2026।
और भारत में होने जा रहा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 एआई के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों पर चर्चा करने का एक प्रमुख मंच बनेगा। समिट में 3 प्रमुख सूत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही 7 चक्रों के माध्यम से एआई के समावेशी और प्रभावी विकास पर चर्चा होगी। देखिए ये रिपोर्ट। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 भारत में एआई के विकास को एक नई दिशा देने का काम करेगा। समिट का मकसद एआई के इस्तेमाल को जिम्मेदार, समावेशी और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बढ़ावा देना है। ये शिखर सम्मेलन 3 मूलभूत स्तंभों पर आधारित होगा, जिन्हें सूत्र नाम दिया गया है। पहला सूत्र है जनता, जिसके तहत एआई को मानवता की सेवा में लाने का मकसद है ताकि सभी वर्गों को समान अवसर मिल सके। ये सुनिश्चित करेगा कि एआई समाज के सभी हिस्सों को सशक्त बनाए और समावेशिता को बढ़ावा दे। दूसरा सूत्र है प्लेनेट यानी ग्रह। इस सूत्र के तहत एआई नवाचारों को पर्यावरणीय स्थिरता से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। एआई का विकास पर्यावरण के लिए जिम्मेदार होना चाहिए ताकि इसे टिकाऊ तरीके से लागू किया जा सके। तीसरा सूत्र है प्रगति। इसके जरिए एआई के लाभों को सभी के बीच समान रूप से साझा करने पर जोर दिया जाएगा ताकि इसका लाभ विश्व भर में सभी देशों को और समाजों तक पहुंचाया जा सके। ये वो 3 सूत्र हैं जो एआई के भविष्य को आकार दे रहे हैं। वहीं इन 3 मूलभूत सूत्रों पर आधारित एआई इम्पैक्ट समिट में होने वाली चर्चाएं 7 चक्रों के इर्द गिर्द होंगी। पहला चक्र है मानव पूंजी। इसमें एआई के लिए एक समावेशी कौशल और शिक्षा प्रणाली पर काम किया जाएगा, जिससे युवा पीढ़ी को डिजिटल युग के लिए तैयार किया जा सके। दूसरा चक्र है समावेशन। एआई का उपयोग समाज के सभी हिस्सों को सशक्त बनाने के लिए किया जाएगा ताकि सभी नागरिकों को इसका समान लाभ मिल सके। तीसरा चक्र है सुरक्षित और विश्वसनीय एआई। इसके अंतर्गत एआई के लिए जिम्मेदार सुरक्षा मानकों और शासन पर ध्यान दिया जाएगा ताकि इसका उपयोग सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रूप में किया जा सके। चौथा चक्र है लचीलापन, नवाचार और दक्षता। इस चक्र के तहत एआई का विकास पर्यावरणीय और संसाधन संबंधी समस्याओं का समाधान करेगा। पांचवा चक्र है विज्ञान। एआई का इस्तेमाल वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने और वैश्विक स्वास्थ्य, कृषि और जलवायु समाधान के लिए किया जाएगा। छठा चक्र है एआई संसाधनों का लोकतंत्रीकरण। इस चक्र के तहत एआई के संसाधनों तक सभी लोगों की समान पहुंच सुनिश्चित की जाएगी ताकि छोटे व्यवसाय और शोध संस्थान भी इसका लाभ उठा सके। सातवां और अंतिम चक्र है एआई से आर्थिक विकास और सामाजिक भलाई। एआई का उपयोग आर्थिक विकास और सामाजिक भलाई के लिए किया जाएगा ताकि इसका लाभ सभी वर्गों तक पहुंचे और सामाजिक सुधार हो। समिट के दौरान 300 से अधिक प्रदर्शक और 30 देशों से भागीदार हिस्सा लेंगे। इस दौरान इन 7 चक्रों पर चर्चा की जाएगी। भारत इस समिट के जरिए वैश्विक एआई हब बनने की ओर अग्रसर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अब मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम आईसीसी T20 विश्व कप में शनिवार को होने वाले भारतीय टीम के पहले भारत मैच की मेजबानी के लिए तैयार है और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजिंक्य नाइक के मुताबिक दर्शकों को मैच के दौरान किसी भी तरह की दिक्कत पेश न आए, इसके लिए खास इंतजाम किए गए। मैच और इससे जुड़ी तैयारियों पर अजिंक्य नाइक से आपको हमारे संवाददाता गौरव कुमार की ये खास बातचीत दिखाते हैं। आप देखिए बातचीत और मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप के अपने अभियान का आगाज मुंबई से करेगी और इस वक्त हमारे साथ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजिंक्य नाइक हैं। अजिंक्य जी, कैसे देखते हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के भी ऊपर, क्योंकि जिस तरह का पूरा एक पूरा सिनारियो है और यहाँ से टीम इंडिया अपने कैंपेन को स्टार्ट करने जा रही है, किस तरह की तैयारी है? मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ऐसे बड़े मैचेस, ऐसे बड़े इवेंट्स करने के लिए पहले से ही प्रोएक्टिव है। एज अ टीम हम लोग ने पूरी तैयारी की है। मुंबई पुलिस हो गए, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, सब लोग हम लोग एक पेज पे, और ये कैसे हम अच्छे से माइक्रो लेवल पे प्लानिंग कर सकते हैं और ये अच्छे से मैच कैसे हो सकती है क्रिकेट फैंस के हिसाब से हमने सोचा है कि, और फैंस कैसे ये गेम एंजॉय कर सकते हैं, उसकी सब सुख सुविधा हम लोग ने MCA करके प्लान की है।
अच्छा, इस बार देख रहे हैं कि एक अलग तरह का क्रेज जो है वो लोगों में दिख रहा है, खासतौर से जो मुंबईकर्स हैं। भले ही मैच इंडिया वर्सेस यूएसए का है, लेकिन हर कोई चाहता है कि इसका वो पार्ट बने। क्या एक बड़ी वजह है? देखो, जब मैच इंडिया का होता है, वो कोई भी मैच हो, जब इंडिया खेलती है तो हर क्रिकेट फैंस को लगता है कि मैं स्टेडियम में आके मैच देखूं, हम हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको सपोर्ट करें, जो सबके जो फेवरेट प्लेयर्स हैं उनको वो सपोर्ट करें। ये जब इंडिया का मैच है वो हर क्रिकेट फैंस के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बाकी मैच होते हैं। तो जैम पैक स्टेडियम की उम्मीद कर रहे हैं आप? वानखेड़े ने आज तक जैम पैक ही दिया है, फुल हाउस ही दिया है, और मुझे लगता है कि ये साल भी अच्छा मैच होगा। पूरे वर्ल्ड में ये मैच लोग देखेंगे और अच्छे से ये मैच इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा और इंडिया जीत भी जाएगी। ओपनिंग सेरेमनी को लेकर के किसी तरह का कुछ कोई प्रोग्राम है, ऐसा कोई शेड्यूल है? आईसीसी ने ओपनिंग सेरेमनी प्लान किया है, वो उसकी डिटेल्स वही आपको अच्छे से बोल सकते हैं। जो भी प्लान आईसीसी देगा और बीसीसीआई से हमें जो बोलेंगे, हम इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी से पूरी हमारी टीम करके काम करेंगे। चलिए, बात की बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है अजिंक्य नायक, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन तैयार है इस मुकाबले के लिए, और खासकर वो टीम इंडिया को भी कहीं ना कहीं बधाई दे रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने, एक कहना चाहिए कि मुंबई को चुना है अपने वर्ल्ड कप अभियान का आगाज करने के लिए। तो देखना होगा कि किस तरह से टीम इंडिया अपने अभियान का आगाज करती है और इस कसौटी पर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन खुद को कितना खरा उतार पाती है। कैमरामैन एस जयशंकर के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, मुंबई। क्या है मॉडल यूथ ग्राम सभा, कैसे युवाओं को जोड़ रही है लोकतांत्रिक व्यवस्था से। लेकर चलेंगे आपको खडू कैफे में, दिखाएंगे स्वाद के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी और पर्यटन के रंग भी। सूरत में है एक अनोखी पाठशाला जहां बच्चे नहीं पढ़ती हैं वृद्ध महिलाएं। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ। गुड न्यूज जज्बा इंडिया का ये विशेष एपिसोड इस रविवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।